हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। आज हम चर्चा करेंगे एशिया के अपवाह तंत्र पर। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना था कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि इस पूरे धरातल के 30% से अधिक भाग पर विस्तृत है और उसके साथ साथ यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धरातलीय उच्चावच भी पाए जाते हैं। तो जब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धरातलीय उच्चावच पाए जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर विभिन्न प्रकार का अपवाह तंत्र भी विकसित हुआ है। लेकिन उसके पहले हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अपवाह तंत्र हम किसे कहेंगे। तो परिभाषा के रूप में ये कहा जाता है कि जब किसी क्षेत्र की मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का जो क्रम होता है उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। यहाँ पर हमें इस बात की जानकारी होना आवश्यक है कि मुख्य नदी का तात्पर्य उस नदी से है जो समुद्र में जाकर के गिरती है, और उस मुख्य नदी के अंदर जो विभिन्न प्रकार की सहायक नदियां हैं वो आकर के उसमें मिलती हैं, तो इनका जो एक सम्मिलित क्रम है वो क्रम अपवाह तंत्र कहलाता है। अब एशिया चूंकि विश्व का विशालतम महाद्वीप है, इसलिए यहाँ का अपवाह तंत्र भी विशाल और विविधतापूर्ण है। यहाँ पर अनेक पर्वत श्रेणियां हैं जो कई नदियों का उद्गम स्थल है। साथ ही साथ यहाँ के संपूर्ण अपवाह तंत्र को यहाँ का जो धरातलीय उच्चावच है वो नियंत्रित व निर्धारित करता है। चूंकि यहाँ पर धरातलीय उच्चावच में विविधताएं पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अपवाह तंत्र भी विकसित हुए हैं। एशिया महाद्वीप में हिमालय पर्वत की उपस्थिति ने जल विभाजक के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण किया है। तो हम आज इसी अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे कि एशिया महाद्वीप में कितने प्रकार का अपवाह तंत्र है और प्रत्येक अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां उसके अंतर्गत शामिल है, इसके बारे में हम यहाँ पर आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जानें कि जैसे हिमालय पर्वत जो है वो अनेक सदाबहार नदियों का उद्गम स्थल भी है। वहीं एशिया से निकलने वाली जो नदियां हैं वो धरातलीय ढाल के अनुसार उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व और दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। एशिया हम पिछले अध्याय में जान चुके हैं कि तीन ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर, जिसके कारण से यहाँ पर इन महासागरों के अंदर यहाँ की विभिन्न नदियां इसमें गिरती है। और इसी आधार पर हम एशिया के अपवाह तंत्र को चार भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। उनमें सबसे पहला आता है वो है प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र। ये जो प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र है, इसमें हम उन नदियों को शामिल करते हैं जो प्रशांत महासागर की ओर प्रवाहित होती हैं, अर्थात प्रशांत महासागर में गिरती हैं। हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र में हिंद महासागर में गिरने वाली नदियों को शामिल किया जाता है। वहीं आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र में आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों को शामिल किया जाता है। और वहीं चौथे प्रकार का जो अपवाह तंत्र पाया जाता है उसे हम आंतरिक अपवाह तंत्र कहते हैं। ये आंतरिक अपवाह तंत्र यहाँ पर विद्यमान एशिया महाद्वीप में जो बड़ी झीलें विद्यमान हैं उन झीलों के अंदर गिरने वाली नदियां, चाहे वो कैस्पियन सागर हो, काला सागर हो, इनमें जो नदियां गिरती हैं उन नदियों को हम आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इसके अतिरिक्त मरुस्थलीय भागों के अंदर भी जो नदियां लुप्त हो जाती हैं, अर्थात वो किसी भी प्रकार से इन तीनों ओर से जो समुद्र घिरे हुए हैं, एशिया के तीनों ओर जो समुद्र हैं, इन तीनों समुद्रों में नहीं गिर करके आंतरिक भाग में या तो वो लुप्त हो जाती हैं या आंतरिक भाग में किसी झील के अंदर जाकर के गिरती हैं, तो उन नदियों को हम आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर हम इस मानचित्र के अंतर्गत एशिया के अंदर जो नदियां प्रवाहित होती हैं उन नदियों को हम यहाँ पर एक संक्षिप्त रूप में जान सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये अरब सागर है। ये अरब सागर बंगाल की खाड़ी के रूप में ये हिंद महासागर का भाग है जो कि एशिया का दक्षिणी भाग है। यहाँ पर जो नदियां गिरती हैं वो नदियां हमें इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं कि ये जो नदियां हैं ये नदियां सामान्यतः हिंद महासागर के अंदर गिर रही है। इसके साथ साथ ये जो प्रशांत महासागर है पूर्वी भाग के अंतर्गत, तो ये जो पूर्व के अंतर्गत जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं, ये नदियां जब यहाँ पर इसके अंतर्गत ये प्रशांत महासागरीय अपवाह क्रम के अंतर्गत शामिल हैं। उसी प्रकार ये जो उत्तर की ओर जाने वाली जो नदियां हैं ये आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल हैं। और जो नदियां इस प्रकार से, चाहे वो ये काला सागर हो या कैस्पियन सागर हो, इनके अंतर्गत जो नदियां गिरती हैं उन नदियों को हम आंतरिक अपवाह क्रम के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें से प्रत्येक अपवाह तंत्र के बारे में, और सर्वप्रथम प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र के बारे में।
ये जो प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र है, यहाँ पर बहने वाली नदियां मुख्य रूप से मध्य एशिया में जो उच्च पर्वत श्रेणियां हैं वहां से निकल करके ये पूर्व की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है। इस अफवाह क्रम की जो प्रमुख नदियां हैं, उन प्रमुख नदियों के अंतर्गत हम आमू दरिया, हुआंगहो, यांगटिसिकियांग, सीकियांग, मीकांग, मीनाम और रेड, इन नदियों को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। इस अफवाह क्रम में अनेक प्रकार के हमें अफवाह प्रतिरूप भी दिखलाई देते हैं, जैसे हुआंगहो नदी आयताकार अफवाह क्रम में, यांगटिसिकियांग वृक्षाकार प्रतिरूप के अंतर्गत प्रवाहित होती है। तो इस मानचित्र के अंतर्गत हम ये जो हमारा प्रशांत महासागर है जो एशिया के पूर्व में है, इसमें गिरने वाली इन विभिन्न नदियों के बारे में जानकारी रख सकते हैं कि चाहे वो हुआंगहो नदी हो, चाहे यांगटिसिकियांग हो, सीकियांग हो, तो ये जो नदियां गिर रही हैं प्रशांत महासागर में, ये प्रशांत महासागरीय अफवाह क्रम के अंतर्गत शामिल है। इस क्रम के अंतर्गत उपजाऊ डेल्टाई और मैदानी भाग हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यांगटिसिकियांग इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख व सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 5120 किलोमीटर है। दूसरा अफवाह तंत्र आता है, उसे हम हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत भी हम ये देखते हैं कि उत्तर पश्चिम में जो पश्चिम में जो दजला फरात नदियां हैं, उसके उद्गम से लेकर के, ये दजला फरात नदियां हैं, इसके उद्गम से लेकर के पूर्व में मलेशिया तक का जो भाग है, वो भाग इसके अंतर्गत शामिल है। इस अफवाह क्षेत्र में बहने वाली मुख्य नदियों के अंतर्गत दजला फरात, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, शाल्विन, चिंदविन, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये जो नदियां हैं ये प्रमुख नदियां हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत भी हमें विभिन्न प्रकार के अफवाह प्रतिरूप दिखलाई देते हैं। यहाँ की नदियों ने विशाल डेल्टाई मैदानों और कांपीय उर्वर मैदानों का निर्माण किया है, और सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां इस अफवाह क्रम की प्रमुख नदियां हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इस मानचित्र के अंतर्गत ये जो क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हिंद महासागरीय अफवाह क्रम के अंतर्गत शामिल है। यहाँ पर इसमें ये सिंधु नदी अपनी सहायक नदियों के साथ, इसी प्रकार गंगा अपनी सहायक नदियों के साथ, ब्रह्मपुत्र अपनी सहायक नदियों के साथ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसी प्रकार ये दजला, फरात, ये जो नदियां हैं, ये नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। इसके अतिरिक्त शाल्विन, चिंदविन, ये जो नदियां हैं जो कि पूर्वी एशियाई भाग के अंतर्गत हैं, ये भी इसी अफवाह क्रम के अंतर्गत शामिल हैं। तीसरा जो अफवाह तंत्र आता है वो है आर्कटिक महासागरीय अफवाह तंत्र। ये जो आर्कटिक महासागरीय अफवाह तंत्र है, ये एशिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पर जो है अफवाह क्रम के अंतर्गत जो नदियां शामिल हैं, ये बड़े लंबे चौड़े क्षेत्र को शामिल करती हैं। इस कारण से एक बहुत बड़े अफवाह तंत्र का ये निर्माण करती हैं। ये इस प्रकार से हमें मानचित्र के अंतर्गत भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से ये अफवाह क्रम शामिल है। इस अफवाह क्रम की नदियां इसके अंतर्गत शामिल है। इस क्षेत्र की जो नदियां हैं, वो ये जो एशिया का मध्यवर्ती भाग है, यहाँ के उच्च और गर्म प्रदेशों से निकल करके इस विशाल मैदानी भाग के अंतर्गत प्रवाहित होती हुई उत्तर में इस आर्कटिक महासागर के अंतर्गत गिर जाती है। इसके अंतर्गत चाहे वो ओबे नदी हो, लीना नदी हो, येनेसी नदियां हो, ये जो नदियां हैं, ये नदियां इसके अंतर्गत प्रमुख नदियों के रूप में जानी जाती हैं। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों ने यद्यपि यहाँ पर डेल्टाई मैदानों का निर्माण नहीं किया, बल्कि दलदलों का निर्माण इन्होंने यहाँ पर किया है, क्योंकि ये जो उत्तर का भाग है, आर्कटिक सागर का भाग है, इसका ज्यादातर भाग वर्ष के अधिकांश समय में बर्फ के रूप में अर्थात हिम के रूप में यहाँ पर जमा रहता है। इस कारण से यहाँ पर डेल्टाई मैदानों की जगह पर दलदली मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार जो चौथा भाग आता है उसको हम कहते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। ये जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हमें दिखाई देता है, एशिया महाद्वीप के जो अंतरा पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन अंतरा पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत भी ये अपवाह तंत्र हमें पश्चिम के अंदर अनातोलिया के पठार से लेकर के पूर्व के अंतर्गत मंचूरिया तक हमारे को दिखाई देता है। इस भाग में कुछ आंतरिक सागर जैसे कि कैस्पियन सागर हैं, काला सागर हैं, उनके होने के कारण से, वहीं शुष्क क्षेत्र होने के कारण से भी ये आंतरिक अपवाह क्रम जो है वो विकसित हुआ है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं, इस अपवाह क्रम की जो प्रमुख नदियां हैं, वो आमू दरिया है या सीर दरिया नदियां हैं,
ये है तारिम है, खोतान है, ये कुछ ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो कि आंतरिक अपवाक्रम के अंतर्गत शामिल की जाती है। इसके साथ साथ भारत में जैसा कि हम जानते हैं घग्गर नदी जो है वो भी एक प्रकार से आंतरिक अपवाक्रम का ही उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के अंतर्गत ये जाना कि एशिया जो महाद्वीप है यहाँ पर धरातलीय विविधताएं होने के कारण से और तीन ओर से ये सागरों से घिरा होने के कारण विभिन्न प्रकार के अपवा तंत्र यहाँ पर विकसित हुए हैं, जिन्हें कि हम हिंद महासागरीय अपवाक्रम, प्रशांत महासागरीय अपवाक्रम, आर्कटिक सागरीय अपवाक्रम और आंतरिक अपवाक्रम के अंतर्गत बांट करके उनका हम अध्ययन करते हैं। तो इस अध्याय में हमने एशिया के अपवा तंत्र के बारे में जाना है। अब आगे और विषयों पर हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।